फिर हम अपने पॉइंट को लेकर के आए अव्यय तक। अब यहाँ पे जितने अव्यय आपको बताए गए हैं, प्रयत्न यह करें कि इनको क्रम से याद करें और मूल स्वरूप में अभी हम जैसे आपको शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि यह केवल और केवल हमारा बेस क्लास होने वाला है। बेस क्लास मीन्स हम केवल अभी अपने आधार को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बेस मीन्स आधार, हम अपने आधार को नहीं तैयार कर। नमो नमः, जयतु संस्कृतम। आज के क्लास में मूल रूप से हम समझने वाले हैं अव्यय। अव्यय का कार्य क्या होता है, अव्यय किस प्रकार से समझा जाता है। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो जिन शब्दों के लिंग, वचन व विभक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। और आपसे निवेदन करेंगे, अगर आप बढ़िया ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो कागज़ पेन अवश्य लेके बैठें और साथ में इसको नोट करते चलें। तो हम क्या समझे, जिन शब्दों के, देखिए लिंग का तात्पर्य यहाँ पे अन्यत्र ना लगाइएगा, क्योंकि एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इतने ज़्यादा पढ़ लिए हैं कि अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। लिंग का तात्पर्य मूल स्वरूप में स्वरूप से होता है, अर्थात जिन शब्दों के स्वरूप, वचन व विभक्ति में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे यथावत स्वरूप में कुछ अव्यय के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, है ना। तो जैसे हम जानते हैं यथावत बोला भी जाता है कि सर्वत्र, अर्थात सर्वत्र का तात्पर्य होता है सब जगह, है ना। और कहीं न कहीं आप भी अपने जीवन में अव्यय का उपयोग किए होंगे, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुरूप से आप यह समझ ही नहीं पाए कि किसको अव्यय कहा जाता है। और अव्यय उसे ही कहा जाता है जिसके रूप, वचन व विभक्ति में कभी भी कोई वर्तन और परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे हमने समझा सर्वत्र का तात्पर्य होता है सब जगह, और एकदा का तात्पर्य होता है एक बार, अन्यत्र का तात्पर्य होता है दूसरी जगह, और सदा का मतलब होता है हमेशा, और अधुना अर्थात अब, स्वः अर्थात कल आने वाला। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्वः और सह इन दोनों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि स्वः का तात्पर्य तो हो जाता है आने वाला कल, लेकिन जो सह होता है उस सह का तात्पर्य होता है वह, अर्थात सह और स्वः इन दोनों में हम विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। अब अगर हम समझें तो कुत्र को कहा जाता है कहाँ, एव को कहा जाता है ही, यदा का तात्पर्य जब से होता है, और मंदम अर्थात धीरे से। और यद्यपि कहीं यह प्रस्तुत है मंदम मंदम इति मंदम, अर्थात वहाँ पे धीरे से नहीं होगा, वहाँ धीरे धीरे होगा, है ना। और सह का तात्पर्य होता है साथ से, और तथापि का फिर भी से। और अब अगर हम देखें किम का तात्पर्य हुआ क्या, कदा अर्थात कब, प्रातः अर्थात सुबह, तत्र अर्थात वहाँ, सायं अर्थात शाम को, शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में यह बताया कि जब कभी एक शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे यहाँ प्रयुक्त हुआ मंदम धीरे धीरे, और मंदम इति मंदम अर्थात धीरे धीरे, और कहीं कहीं धीरे अव्यय के अंतर्गत हम शनैः भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना। और इस प्रकार से हम आप सभी संस्कृत ई क्लासेस यूट्यूब फैमिली से यह निवेदन करेंगे कि आप सभी को जितने सब्जेक्ट समझाए जाए कृपा करके उसको ध्यानपूर्वक समझें, है ना।
और साथ में यह ध्यान अवश्य रहे कि जो जो सब्जेक्ट आपको बताए जा रहे हैं, जैसे हम प्रारंभ से सर्वप्रथम दीर्घ संधि, पुरुष और वचन इसको समझे, तत्पश्चात फिर हम अपने पॉइंट को लेकर के आए अव्यय तक। अब यहाँ पे जितने अव्यय आपको बताए गए हैं, प्रयत्न यह करें कि इनको क्रम से याद करें और मूल स्वरूप में अभी हम जैसे आपको शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि यह केवल और केवल हमारा बेस क्लास होने वाला है। बेस क्लास मीन्स हम केवल अभी अपने आधार को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बेस मीन्स आधार, हम अपने आधार को नहीं तैयार करते।